वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल आज देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टारगेट है वो यूनिट 4 को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की वन शूट में ख़त्म करने का है। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर वन शूट वीडियो दीजिए, कुछ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कम समय में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यही बताया था कि बेटा इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से हम आपको मैटर वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। तो पहली यूनिट बहुत लेंदी होने की वजह से उसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया गया है। सेकेंड यूनिट को भी ऐसे ही किया गया। थर्ड यूनिट की वन शूट, फोर्थ यूनिट की वन शूट और फिफ्थ यूनिट की वन शूट आपको प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड यूनिट की वन शूट ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पर आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 और एक वन शूट वीडियो में इसको खत्म करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट हैं उनके साथ चैनल को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैटर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे पहले पढ़े हुए हैं तो सेशन को अभी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैटर आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है या इस वीडियो लेक्चर में आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बीच में जाकर, मैं गारंटी लेता हूं जब आपको मैटर डिलीवर किया जाएगा तो आप डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट में है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है और आप देख भी रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ पर जितना भी क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है, वो डिजाइन किया गया है और साथ में एक थर्मामीटर यहाँ पर दिया गया होगा जिसको आप देख रहे हैं, और इस थर्मामीटर में टेम्परेचर हाई दिखाया गया है। तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम में रहने वाले लिविंग और नॉन लिविंग सभी ऑर्गेनिज्म पर होता है। उससे पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। तो चलिए इसी को जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ दैट कॉजेज चेंज इन द क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेट में चेंज लाता है जिस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। आगे, द लास्ट फ्यू सेंचुरीज हैज सीन एन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज की जा रही हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो रहा है। दीज गैसेज कॉज द एटमॉस्फेयर टू ट्रैप इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन द अर्थ सरफेस, मेकिंग द प्लांट वार्मर देन यूजुअल, यानी कि जिससे कि प्लेनेट को और ज़्यादा गर्म कर रही हैं ये हार्मफुल गैसेस। आगे, द ग्लोबल टेम्परेचर इज नाउ 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन इन 19th सेंचुरी। 1900 में आपका जो टेम्परेचर था उससे पूरे अर्थ का जो अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। प्रिडिक्शंस ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट इंडिकेट्स दैट बाय द मिडिल ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी द अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर मे बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू द 3 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन वॉट इट इज टूडे। जो भी आज के समय में है उससे अगर हम 50-100 साल बाद की बात करें तो आपको टेम्परेचर में कहीं ना कहीं 1 से 3% यानी कि 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने की आशंका प्रेडिक्ट की जा रही है। जिस तरीके से मतलब क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ये हार्मफुल गैसेस हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म कर रही हैं, और ये अमाउंट जो है टेम्परेचर का ये आपको देखने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे। रिसर्चर्स हैव चेक्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस जैसे कि ट्री रिंग्स, कोरल ग्रोथ, आइस कॉन्स एंड कंफर्म दैट द वार्मेस्ट डिकेड्स इन द पास्ट 1000 ईयर्स was from 1990 to 1999। मतलब रिसर्चर्स ने जब चेक किया इनडायरेक्टली एविडेंस के थ्रू तो उन्होंने क्या देखा कि पिछले 1000 सालों में
1990 से 1999 के बीच का जो समय है वो सबसे वार्मेस्ट डिकेड बोला गया है, एंड द वार्मेस्ट ईयर ऑफ द मिलियंस वाज 1998, यानी कि 1998 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया अर्थ का उस समय में। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड में ये है कि अर्थ का सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से बढ़ रहा है डे बाय डे, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप किया जाए, जिससे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें आपको मिरर दिखाया गया है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, अभी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बेटा उस आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है और क्या क्या फैक्टर्स यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इनसे जो ये गैसेज, ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इन गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पर जो ये ट्रीज थे, अगर हम प्लांट्स की ही बात करें तो ये हरे भरे थे। जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो आपने क्या देखा, प्लांट की हालत कैसी हो गई, इस तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सोर्स ऑफ एनर्जी से इन टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि जो पेड़ हरे भरे हैं वो एज इट इज आपके बहुत दिनों तक रहते हैं, उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इकोसिस्टम आपका बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम कम करना जरूरी है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी है कि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, अब बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग मतलब आप कह सकते हैं कि जो ये हार्मफुल गैसेज हैं, अगर इनकी प्रेजेंस भी खत्म हो जाएगी तो उसका भी डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, और इकोसिस्टम का मतलब ये है कि बैलेंस फॉर्म में, हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। अगर बिल्कुल खत्म भी हो जाए तो भी उसका लॉस है, और अगर हाई लेवल पे हो जाए तो भी उसका लॉस है। ठीक है, अभी मैं खत्म ना होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो भी अभी आगे मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आप इन पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो ग्लेशियर्स है, इन पे जो आइस है ये पिघल रही है, इनसे क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, और वाटर लेवल मतलब जो नदियों में पानी आ रहा है, समुद्र में जो पानी आ रहा है, तो वो आसपास के गांव में जो रहने वाली बस्तियां हैं जहां से नदी होकर जाती है, वो क्या हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है उनमें, उनसे पूरा जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा अर्थ है उस पे जो किसान फसल उगाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है कि वहाँ पर अर्थ में उनको पानी की नीड बहुत ज़्यादा हो रही है, वो अपनी जो फसल है उसकी सिंचाई उन्हें बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिससे कि भूमि बंजर भी हो जाती है उस टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है। अब इफेक्ट को डिटेलली समझ लेते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे मोर हीट वेव्स, मोर ज़्यादा हीट आपको देखने को मिल रही होगी, आप देखते होंगे कि गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी अब महसूस होने लगती है। फिर एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट एरिया, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ठीक है, वहीं पर नेचुरल फायर्स इन द फॉरेस्ट लैंड, यानी कि फॉरेस्ट में अचानक से नेचुरली आग लग जाती है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मोर इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द वाटर बॉडीज, यानी कि ज़्यादा वाटर वेपराइज्ड हो रहा है वाटर बॉडीज से। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना एक फैक्टर है, जो मैंने लास्ट पिक्चर में आपको दिखाया भी है पिछली स्लाइड में। मोर क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, और जो बादलों का बनना है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। यानी कि देखो मैंने क्या बताया, बादलों का बनना ज़्यादा मात्रा में, वो भी हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है ना। शॉर्टर एंड द वार्मर विंटर्स कपल्ड विद लॉन्गर एंड हॉटर समर्स, मतलब जो पहले छोटे और कम गर्मी वाले समर होता था, समर टाइम होता था, वो अब ज़्यादा समय तक आपको गर्मी होती है, महसूस होती है, और वो गर्मी का लेवल भी हाई होता है ना। आप महसूस करते होंगे गर्मियों के समय में, ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर है वो पहले जो होता था लास्ट ईयर्स, तो उससे के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है।
और लॉन्ग टाइम तक रहता है ना। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं। राइजिंग इन द सी लेवल, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, मैं इसको एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर इसको हटाएं, 1 सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड रखेंगे बेटा, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, है ना। हाँ, ये आपको दिख जाएगा नेक्स्ट पॉइंट नीचे जो लिखा हुआ था, राइज इन द सी लेवल, क्योंकि आपका जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सी लेवल के को बढ़ा रहा है, क्योंकि वाटर जो है वो बहकर सी लेवल में जा रहा है, तो उसका लेवल बढ़ रहा है। वहीं पर आगे पॉइंट्स की बात करें तो फ्लोडिंग एंड द सबमरीन्स ऑफ लो लेइंग कोस्ट एरियाज, यानी कि बाढ़ और निचले तटीय क्षेत्रों का जलमग्न होना, यानी कि जो रीजन्स नीचे गहराई में आ रहे हैं या फिर जिनके आसपास से कोई नदी होकर जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या कर देते हैं, जलमग्न कर देते हैं, यानी कि वहां पर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की समस्या हो जाती है। डिस्क्रप्शन इन द फार्मिंग, यानी कि खेती में विघ्न हो रहा है, जैसा मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको दोनों चीजें दिखाई थी कि यानी कि जो भूमि है वो क्या हो रही है, उसमें पानी की कमी हो रही है, नमी की कमी हो रही है, सूखा पड़ जाना, है ना। तो ये खेती के लिए बहुत ही हार्मफुल चीज होती है। और मोर ड्रॉफ, यानी कि अधिक सूखा आपको देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि इन सब फैक्टर्स का जो निचोड़ है वो ये है कि प्लांट्स पर, एनिमल्स पर और ह्यूमन बींग्स सब पर इफेक्ट पड़ता है इन सभी पॉइंट्स का जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, आई होप इन पॉइंट्स की मदद से आपको सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ में आ गई होंगी और उनसे क्या क्या फैक्टर्स हैं या फिर कैसे कैसे इफेक्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कंट्रोल एंड द रेमेडियल मेजर्स, सम ऑफ द रेमेडियल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर द लिस्टेड बिलो, जैसे रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ द फोजल फ्यूल सच एज द कोल एंड द पेट्रोलियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में फोजल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तो इनका यूज कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। थर्ड यूनिट के वन शॉट वीडियो में जिसमें हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, अगर आपने उसको देखा होगा तो वहाँ पर हमने एयर पॉल्यूशन बताया था, तो उसमें ये सब फैक्टर हमने डिस्कस किए थे कि किस वजह से आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है और कौन कौन से हार्मफुल गैसेस वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर यूज ऑफ बायोगैस प्लांट्स, यानी कि बायोगैस प्लांट्स का यूज हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, यूज ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का हमें यूज करना है। इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, यानी कि हम जो पेड़ों को का कटान कर रहे हैं उसको रोकना होगा, हमें उसको बढ़ाना होगा। फॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधे लगाने होंगे। ठीक है, यूज ऑफ अनलीटेड पेट्रोल इन द ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जिस पेट्रोल में, जो हम पेट्रोल ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं उसमें लेड की मात्रा ना हो, यानी कि लेड लेस पेट्रोल हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करें। ठीक है, आगे इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस इन द ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि हमें इंस्टॉल करनी है पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस ऑटोमोबाइल में, जैसे कैटालिस्ट कन्वर्टर का हमें यूज़ करना है। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेडिक्टर्स का हमें यूज़ करना है, बैग फिल्टर्स का यूज़ करना है, वेट स्क्रम्बर्स का यूज़ करना है, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल एंड रेमेडियल मेजर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कहीं हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, रिड्यूस किया जा सकता है उसके हार्म को। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पहला टॉपिक था आपका क्लाइमेट चेंज, उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और फिर क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से हम इस यूनिट को कवर अप करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ए ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड ऑफ द ग्लास दैट कैन बी कॉज टू ग्रो द प्लांट। अगर आप बात करते हैं ग्रीन हाउस की पर्टिकुलर, तो ग्रीन हाउस जो होता है वो एक इस तरीके का हाउस होता है जिसको ग्लास की मदद से बनाया जाता है, और उस गिलास की मदद से बनाने का उद्देश्य ये होता है कि उसमें आप ग्रो करा सकें प्लांट को। ठीक है, वो किस वजह से, द सन रेमिडेशन वार्म द प्लांट एंड देयर द एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो वो सन की लाइट जो होती है वो उस हाउस के अंदर जो भी एयर है उसको क्या कर देती है, वार्म कर देती है, जिससे कि
आपका जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आप प्लांट को बेटा कहाँ में दबाते हैं, नमी में, यानी कि धरती में दबा देते हैं। तो धरती की जो गर्मी होती है वो उसकी वजह से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो वो हम एक हाउस बना लेते हैं जिसको ग्रीन हाउस बोला जाता है। द हीट ट्रैप इनसाइड कैन नॉट escape आउट एंड वार्म द ग्रीन हाउस विच इज स्पेशली फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। यानी कि वो एक इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है ग्लास का बनाकर, जिससे कि जो अंदर वाली गैस है, वार्म गैस है, वो हीट है, वो बाहर ना निकल सके, ठीक है, और ग्रोथ हो सके प्लांट की। सेम इज द केस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सेम यही सिचुएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में है। ड्यूरिंग द डे ऑफ द सन हीट्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो सन जब हीट कर रही है एटमॉस्फेयर को, यही सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है एनवायरनमेंट में। एट नाइट व्हेन द अर्थ कूल्स डाउन द हीट इज रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि रात के समय में आपने देखा होगा कि जब जो अर्थ है वो ठंडी होती है तो वो फिर जो हीट रेडिएट करती है वो भी एटमॉस्फेयर में जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। इस प्रोसेस के समय पर आपकी जो गैस होती हैं वो, यानी कि जो हीट होती है वो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्मर दैट मेक द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ पॉसिबल, यानी कि वो उस एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है और कहीं ना कहीं वो अर्थ पर रहने वाली लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर ये लेवल ऑफ वार्मिंग जो है एटमॉस्फेयर में ये बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, अर्थ सरफेस का, तो वो प्रोड्यूस कर देता है ग्लोबल वार्मिंग को, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना। आगे, हाउएवर ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज कंसिडरेबल, यानी कि जैसे जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट या लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस हैज लीड टू सेवरल ड्रास्टिक इफेक्ट्स, इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आर द गैसेज दैट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, वे गैसेज होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो कि सन से आ रहा है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देखें, यहाँ से सनलाइट आ रही है ये, ठीक है, सनलाइट की रेज आ रही हैं, ये अर्थ के सरफेस पर टकराई और ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका ग्रीन हाउस गैस बना दिया है, यानी कि ग्रीन हाउस बना दिया है बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो गैसेज हैं उन्होंने अर्थ के सरफेस के चारों तरफ, जिससे क्या हुआ कि जो अर्थ पे टकरा के सनलाइट वापस जानी थी वो इसी में ट्रैप्ड होकर रह गई, इस हाउस में, ठीक है, जिससे अब एटमॉस्फेयर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन गैसेस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ओजोन हो गई, नाइट्रो ऑक्साइड्स हो गए, तो ये सब गैसेस मिलकर एक हाउस बना देती हैं जिसको ग्रीन हाउस बोला जाता है, और ये ट्रैप कर लेती हैं सन रेज को और उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा और पिक्चर के हेल्प से आपको और ज़्यादा इजी वे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रीन हाउस गैसेज आर द फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, डिफोरेस्टेशन एटसेट्रा, यानी कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेज के कंट्रीब्यूशन में अगर मेजर फॉर्म देखें तो फैक्ट्रीज की है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स और जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, इन सब का इफेक्ट देखने को मिलता है ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को बढ़ाने में। आगे, द इंक्रीज नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज एंड द ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, और इनके डे बाय डे बढ़ने से, इंक्रीज होने से जो अमाउंट है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में वो भी डे बाय डे बढ़ रहा है। द ग्रीन हाउस गैसेज नेवर लेट द रेडिएशंस escape from the earth and increase the surface temperature of the earth, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो जो रेडिएशन आ रहा है सन से, उसमें जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे टेम्परेचर सरफेस का बढ़ जाता है अर्थ के।
देन दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, और इसी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या झेलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब कॉजेज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, उनको जानते हैं। मेजर कॉजेज जैसे बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जैसा अभी हमने बताया कि ऑटोमोबाइल्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ आज के समय में, है ना। दे आर द वाइडली यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड द प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स द मेन रीजन। जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, आगे विद द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज इंक्रीज्ड, जिससे कि क्या हो रहा है, पॉल्यूशन का जो इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज हो रहा है, उनका यूटिलाइजेशन, उनका यूज जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। दिस हैज लीड टू एन इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और जो बढ़ावा दे रही हैं ग्रीन हाउस गैसेज को इंक्रीज होने में एटमॉस्फेयर में। आगे डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स एंड द ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, मतलब प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज, और जो हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं उस वजह से देयर इज ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज, और इस वजह से इंक्रीज हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेज विच इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। आगे बात करते हैं फार्मिंग की। नाइट्रस ऑक्साइड यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। फार्मर्स जो अपने फर्टिलाइजर्स में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है या फिर एक फैक्टर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, तो आई होप ये जो मेजर कॉजेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ये आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं इंडस्ट्री वेस्ट एंड लैंडफिल की। तो इसका क्या इफेक्ट है, द इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज विच आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। लैंडफिल्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन दैट एड्स टू द ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में ऐड हो जाती हैं और एक मतलब इस तरीके से कह सकते हैं अर्थ के सरफेस के चारों तरफ एक कवरिंग बना लेती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेजर कॉज थे ग्रीन हाउस गैसेस के। अब बात करते हैं आगे इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस कॉजेज। ग्रीन हाउस कॉजेज के क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, द मेन इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज आर द ग्लोबल वार्मिंग। अभी हमने डिस्कस किया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये गैसेस भी क्या कर रही हैं, जो अर्थ के सरफेस पर सन से रेडिएशन आ रहा है उसको ट्रैप कर लेती हैं। उस रेडिएशन से क्या हो रहा है कि अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही आपको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या झेलनी पड़ती है। It is the phenomena of gradually increase in the average temperature of the Earth atmosphere. The main cause for this environmental issue is increase the volume of greenhouse gases such as carbon dioxide and the methane released by the burning of the fossil fuels, emission from the vehicles, industries and the other human activities. तो पहला इफेक्ट तो हो जाएगा ये ग्लोबल वार्मिंग का। आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को। यानी कि ये सन से देखो आप यहाँ पर रेडिएशन आ रहा है अर्थ के सरफेस पर, ये अर्थ का सरफेस है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म इट। ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर रही है अर्थ का सरफेस, जिससे कि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? Some of the infra radiations passes through the atmosphere. Some is absorbed and re-emitted in all direction by the greenhouse gases molecules. The effect of this is to warm the earth surface and the lower atmosphere. यानी कि जो निचला एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करने में और अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ाने में ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, ये आप देख रहे होंगे रेडिएशन जो है वो क्या हो रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एमिट हो रहा है अर्थ की सरफेस से उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं क्या कॉज है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर के डिप्लीशन में भी कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का। अभी आगे हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। इट इज फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है उसके अपर मोस्ट रीजन में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर रिजल्ट्स इन द एंट्री ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज टू द अर्थ सरफेस दैट माइट लीड टू स्किन कैंसर एंड कैन ऑल्सो चेंज द क्लाइमेट ड्रेस्टिकली। यानी कि इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ के सरफेस को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से जो सन से आ रही हैं, लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेज ने उनको ट्रैप कर लिया और वो जो ओजोन लेयर है उसको भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रही हैं, तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज थी वो अब रिफ्लेक्ट होकर यानी कि वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही हैं, जिस वजह से स्किन कैंसर और बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। द मेजर कॉज ऑफ दिस फिनोमिना इज द accumulation of natural greenhouse gases including the क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। यानी कि और जो ओजोन लेयर को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, तो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में भी कहीं ना कहीं मददगार हैं या फिर उसको इम्पैक्ट कर रही हैं। ठीक है, आगे स्मोक एंड द एयर पॉल्यूशन। स्मोक एंड एयर पॉल्यूशन भी, स्मोक इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक जो बनता है वो स्मोक एंड फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है। इट कैन बी कॉज बोथ बाय द नेचुरल मीन्स एंड मैन मेड एक्टिविटीज, यानी कि दोनों तरीके से ये बनता है। इन जनरल स्मोक इज जनरली फॉर्म बाय द accumulation of more greenhouse gases including the nitrogen and the sulfur oxide. The major contribution to the formation of the smoke are the automobiles and industrial emission, agriculture fire, natural forest fires and the reaction of these chemicals among themselves। यानी कि इन सब का अपने आपस में केमिकल रिएक्शन या इनकी वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्मोक यानी कि स्मोक एंड फॉग के कॉम्बिनेशन से स्मोक बनता है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो ओजोन का डिप्लीशन है उसके बारे में यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। ये इधर सन से सोलर रेडिएशन आपका आ रहा है अर्थ सरफेस पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले पार्ट पर, ये आप देख रहे हैं ओजोन लेयर है ये नेवी ब्लू कलर में। और अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो CFC है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, और ट्रोपोस्फेयर के अपर लेवल पर और स्ट्रेटोस्फेयर के निचले लेवल पर आपकी ओजोन लेयर रहती है। तो ये जो CFC गैसेज हैं, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं आपकी ओजोन लेयर को, और यही गैसेज क्या हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना। तो जब ये इसको इफेक्ट कर रही हैं तो जो इन रेडिएशन से पहले आपका अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ सरफेस पर नहीं आती थी, तो वो इस रेडिएशन से यानी कि यहाँ से इसको ब्रेक करके जो ये एक बहुत छिद्र हो गया है यहाँ पर ओजोन लेयर में, उससे आपकी आ जाती हैं अर्थ की सरफेस पर, और जिससे कि क्या देखने को मिलता है, स्किन कैंसर। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो विड्थ थी ओजोन लेयर की वो कम हो गई, जिससे कि ये अब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंटर कर गई अर्थ के सरफेस पर, जिससे स्किन कैंसर और क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो इफेक्ट्स हैं वो है क्या है, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि वाटर का एसिड लेवल बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर हैज टर्न मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर बॉडीज एसिडिक। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर में लेवल बढ़ने की वजह से पूरे वर्ल्ड में वाटर बॉडीज एसिडिक हो रही हैं। द ग्रीन हाउस गैसेज मिक्स विद द रेन वाटर। वो कैसे होता है कि जब ये ग्रीन हाउस गैसेज के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं वाटर के साथ, जो एयर में रेन होती है उसके वाटर के साथ मिक्स होती हैं एंड फॉल एज एन एसिड रेन, और एसिड रेन वो प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से एसिड रेन होता है। दिस लीड्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जिससे कि वाटर बॉडीज का एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। ऑल्सो द रेन वाटर कैरीज द कंटामिनेटिंग
अलोंग विद इट एंड फॉल्स इनटू द रिवर, जिससे कि क्या हो रहा है, जो ये एसिडिक रेन हो रही है ये कंटेन करके चल रही है हार्मफुल पार्टिकल्स को, और वो जब अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं एसिड रेन की फॉर्म में और वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं या रिवर्स में मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एसिड लेवल बढ़ रहा है वाटर बॉडीज का, स्ट्रीम एंड लेक, देयर बाई कॉजिंग देयर एसिडिफिकेशन, जिससे कि एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, लेक का मान लीजिए, स्ट्रीम्स का मान लीजिए, रिवर्स का मान लीजिए, है ना, इन सब का एसिड लेवल बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं रन अवे ग्रीन हाउस अफेक्ट। इसका क्या मतलब है, दिस फिनोमिना अकर्स व्हेन द प्लांट्स एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन इट कैन रेडिएट बैक, यानी कि ये फिनोमिना तब अकर होता है जब प्लांट्स ज्यादा मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कंपेयर टू रेडिएट बैक करने के, thus the heat lost from the earth surface is less and the temperature of the plant keep rising, यानी कि उससे क्या हो रहा है, जो प्लानिट का टेम्परेचर है, सॉरी ये प्लांट मैंने बोला, आई थिंक ये प्लेनेट की बात हो रही है, सॉरी, यानी कि ऐसा फिनोमिना जब प्लेनेट पर रेडिएशन आया उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन बैक कम किया, उससे क्या होगा कि जब रेडिएशन ज्यादा आ रहा है, देखिए ये मान लिया हमने प्लेनेट है, उसका सरफेस है, यहां पर रेडिएशन आ रहा है ये, ठीक है, और हमने अभी बोला कि रात के समय में क्या होता है, ये रेडिएशन बैक करता है सरफेस, ठीक है, तो उसने रेडिएशन किया कम बैक, तो उससे क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है इस प्लेनेट का वो बढ़ गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस फिनोमिना टुक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वीनस बिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी कि साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये फिनोमिना जो है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये फिनोमिना जो था वीनस पर कम से कम बिलियंस ईयर एगो देखने को मिला था, ठीक है, जो इस समय अर्थ के यानी कि इस प्लेनेट पर हो रहा है। क्लियर हुआ, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उनके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, क्या क्या कॉजेज हैं। आई होप ये सब आपको पॉइंट वाइज क्लियर हुए होंगे, ठीक है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेज की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओजोन होती है एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, इस पर ध्यान देंगे कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के एब्सेंस में अगर सोची अपने प्लेनेट को, तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिक्रीज ड्रास्टिकली, यानी कि एक बहुत ही ड्रामेटिकली फॉर्म में आपके अर्थ का प्लेनेट का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, मेकिंग इट अनइनहेबिटेबल, एज ए रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल, यानी कि अर्थ के सरफेस पर, अर्थ पर फिर जो लाइफ है वो एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन अब डे बाय डे वो बढ़ रही है, जिससे कि समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस की अनुपस्थिति में पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे यह रहने योग्य या रहने योग्य नहीं रह जाएगा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अर्थ सरफेस पर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर ली, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली, अब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज मतलब हमारा जो क्लाइमेट है उसमें क्या चेंज हो रहा है, किन वजह से हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। एज ग्रीन हाउस गैस एमिशन ब्लैंकेट द अर्थ, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस एक एमिशन जो ब्लैंकेट है अर्थ पर, दे ट्रैप द सन हीट, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे ठंड के मौसम में आप कंबल ओढ़ लेते हैं ना, तो जो आपकी जो वो होती है क्या कहते हैं वार्मनेस, आपकी जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस तरीके से ये ग्रीन हाउस गैसेस एक तरीके से अर्थ के सरफेस पर कंबल का काम कर रहे हैं, कंबल उड़ाए हुए हैं अर्थ को ये गैसेस, है ना। तो और वो उस वजह से क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस पर आपकी सनरेज आई है ना, सन की हीट आई, वो ट्रैप कर ली इसी के अंदर, वो बाहर नहीं जाने दे रही है उसको, है ना। दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग होने से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है।
द वर्ल्ड इज नाउ वार्मिंग फास्टर देन एट एनी पॉइंट इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और इस वजह से जो पूरा विश्व है वो कहीं ना कहीं तेजी से गर्म हो रहा है। प्लैनेट का जो सरफेस है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। ठीक है, वार्मर टेम्परेचर ओवर टाइम आर चेंजिंग वेदर पैटर्न, जिस वजह से जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है डे बाय डे, एंड डिस्ट्रक्टिंग द यूजुअल बैलेंस ऑफ नेचर, और वो डिस्टर्ब कर रहा है नेचर के बैलेंस को। दिस पॉजेज मैनी रिस्क्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, जिससे कि क्या हो रहा है कि ह्यूमन्स बींग्स में बहुत सारे रिस्क आपको देखने को मिल रहे हैं उसकी लाइफ में, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह क्या है? वही चीज है, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस में इंटेंस ड्रॉग आउट स्टॉर्म, है ना, यानी कि सूखापन हो जाना, है ना। ठीक है, राइजिंग सी लेवल हो रहा है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमने क्लाइमेट चेंज के मतलब जो हमने ग्लोबल वार्मिंग देखी थी ना, उसके इम्पैक्ट यहाँ पर हैं। नेचुरल कैलमटाइज जैसे अर्थक्वेक्स हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड हो रहा है, ये सब इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। हजार्डियस डिसीज हो रही हैं, यानी कि जैसे कैंसर फ्रॉम द रेडिएशंस हो रहा है, इनक्यूरेबल एलर्जीज हो रही हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सूखा पड़ गया है, यहाँ पर बाढ़ आ गई है, यहाँ पर जंगल में आग लग गई है अपने आप से नेचुरली, है ना। तो ये सब इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंजेस के। अब इसको आप मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए, आपके जैसे दादाजी होते हैं या दादी जी हैं, वो आपको कहानी बताती हैं कि हमारे समय में इतनी ठंड नहीं होती थी, हमारे समय में अगर 3 महीने की बरसात है तो उतने ही 3 महीने तक बरसात चलती थी। इस तरीके से मतलब जिस तरीके से आपका मौसम होता था वो उतने समय के लिए ही उसी लेवल पर चीज़ें होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें पॉल्यूट हो रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हो गया। अब आपको क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक गर्मी देखने को मिलेगी, है ना। बाढ़ के खतरे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बाढ़ आ जाती है, अचानक से जंगल में आग लग जाती है ना। और मतलब भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा लगने लग गए हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अब इस वजह से हो गई क्योंकि आपका क्लाइमेट डिस्टर्ब हो गया, क्लाइमेट में चेंज आ गया, जो इकोसिस्टम था वो खत्म हो गया, उसका उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ गया है। तो ये सब इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, ये सन है, यहाँ पर लेस स्नो एंड आइस यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर पर्मा फॉरेस्ट है, और चेंजिंग इन द प्लांट लाइफ साइकिल्स आपको देखने को मिल रही होगी। पहले जो फ्रूट्स होते थे, फल्स होते थे, वो अपने समय पर आते थे। अब क्या है, आप 12 महीने उनको देख सकते हैं मार्केट में, है ना। आपको जिस समय जो फ्रूट चाहिए वो एबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब क्या है, ये हमने मतलब इन्वेंशन तो किए हैं, लेकिन उन इन्वेंशन को करते हुए हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये कितना हार्मफुल हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो को आप समझने की कोशिश करें। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब वो क्लाइमेट चेंज आप देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर्स एंड मोर हीट्स वेव इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं, मोर ड्रॉग आउट्स एंड द वर्ल्ड फायर्स देखने को मिलेंगी, चेंजिंग इन द एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल रही होगी। जो जीव्स पहले लॉन्गर समय तक जीते थे उनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो गई है। लिविंग थिंग्स की बात छोड़िए, आप ह्यूमन बींग्स को ही देख लीजिए। पहले जो बुजुर्ग होते थे उनकी लाइफ साइकिल और उनकी जो लाइफ होती थी 100 ईयर्स, 100+ ईयर्स, 90 90+, यानी कि इतनी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब वही अगर आप औसत एज निकालेंगे तो 60, और अगर और ज़्यादा आप देखें तो 65, इसके अराउंड ही एजेस की लाइफ साइकिल होने लग गई है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंजेस के ऑन द ह्यूमन हेल्थ पे बात करें तो इंजरीज एंड द फर्टिलाइज्ड हीट स्ट्रेस एंड द फेलियर्स ऑफ द मतलब कार्डियोवास्कुलर्स, और फिर द मतलब जैसे आप
एनेक्साइड्स और डिपेयर्स, डिप्रेशन, पोस्ट एंड स्ट्रेस, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपका रेस्पिरेशन और एलर्जीज एंड द पॉइजन्स लाइव्स ये हो जाएगा। क्लोरा आपको देखने को मिलेगा, लिपोथाइरोपिस, और ये सब इस तरीके की बहुत सारी डिजीज हैं जिस वजह से आप जूझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको दिए, जैसे एयर पॉल्यूशन से अस्थमा की समस्या आपको देखने को मिलेगी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर अगर वेक्टर बॉर्न डिसीज की बात करें हम, जैसे कि वाटर अगर हमारा पॉल्यूट हो रहा है तो मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की आपको बहुत सारी, हेंटा वायरस, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आप महसूस करते होंगे अपने आसपास एनवायरनमेंट में। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, अगर हम कुछ पॉइंट्स को डायरेक्टली बात करें, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रिसिपिएशन हो रहा है और सी लेवल बढ़ रहा है। इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं? हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे, फॉरेस्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वाटर रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, और स्पेसीज एंड नेचुरल एरियाज में भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे हेल्थ पे अभी हमने बताया कि कैंसर की समस्याएं होने लग गई हैं और स्किन की समस्याएं होने लग गई हैं और आपके बॉडीज पार्ट के फेलियर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं पर एग्रीकल्चरल प्लांट्स में बात करें तो जैसे इरिगेशन डैमेज हो रहा है, यानी कि सूखा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सूखे की प्रॉब्लम्स की समस्या हो रही हैं। जंगलों की बात करें तो उसमें अचानक से आग लग रही है। तो ये सब इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंजेस के। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। वॉट वी डू फॉर द क्लाइमेट चेंज, हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए वही पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्प पीपल एंड नेचर अडेप्ट टू ए चेंजिंग क्लाइमेट, हमें चेंजिंग करनी होगी क्लाइमेट में, जो हम यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में हमें चेंज करना होगा, जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। एडवांस पॉलिसीज टू फाइट क्लाइमेट चेंजेस, पॉलिसीज प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। कॉम्पैक्ट्स डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं उसको कम करना होगा। इंट्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स विद न्यू फ्यूल सिस्टम विच रिड्यूस द 90% पॉल्यूशन, यानी कि हमें ऐसे ऑटोमोबाइल्स का प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो 90% तक कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करें। एंगेजेस विद द बिजनेस टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, यानी कि कार्बन एमिशन को हमें ख़त्म करना है, उसको कम करना है, बिल्कुल मतलब जीरो पर लेकर आना है कार्बन एमिशन को। प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को बचा कर रखना है। मेक अदर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, और दूसरों को भी अवेयर करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को लेकर, जिस वजह से आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं। आपको अवेयर करने की वजह से ही ये आप अपने सिलेबस में सब्जेक्ट देख रहे होंगे, है ना। और इन्वेस्ट इन द रिन्यूअल एनर्जीज, और रिन्यूअल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ये हम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट में, दैट्स द एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है? आप नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसी रेन जिसमें एसिड है, जो जिसके पार्टिकल एसिडिक हैं, दैट्स कॉल्ड द एसिड रेन। तो ये एसिड रेन पाथवे यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो गैसेज हैं इंडस्ट्री से जो निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, यहाँ पर ये हो गया। और फिर इधर से आप देखें ये जो आपका क्या होता है, जो ज्वालामुखी फटता है, तीसरा रीजन ये हो गया। फिर ये हो गया, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जो ये व्हीकल्स आप यहाँ पर रोड पर देख रहे होंगे इनसे, है ना। और फिर मतलब ये पूरा एनवायरनमेंट का जो प्रोसेस है, इससे आपका एक जो गैसेस हार्मफुल निकल रही हैं वो आपके, जब आपकी रेन होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसके पार्टिकल्स के साथ, वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं और वो आपकी रेन कहलाती है एसिडिक रेन। ठीक है, यानी कि उस रेन ड्रॉप्स में एसिडिक पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड द एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन होती क्या है इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स सच एज द कोल, ऑयल एंड द नेचुरल गैसेज आर बर्न, जब हम इन सबको जलाते हैं, केमिकल्स लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड। These chemicals react with the water and other chemicals in the air
टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि ये केमिकल्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एयर में ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स लाइक द सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज एसिड पॉल्यूटेंट्स स्प्रेड अपवर्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। यही पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं। पॉल्यूटेड मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं एटमॉस्फेयर को, एंड आर कैरीड बाय द एयर करंट्स, और जो फिर कैरी करके आते हैं किसके साथ, एयर ड्रॉप्स के साथ, टू फाइनली रिटर्न टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ द एसिडिक रेन, और वो रिटर्न होते हैं ग्राउंड लेवल पर ही एसिड रेन की फॉर्म में, फॉग और स्नो की फॉर्म में। द कोरिजिव नेचर ऑफ द एसिडिक रेन कॉज मैनी फॉर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा फॉर्म में आपको एनवायरमेंटल डैमेज की समस्याएं देखने को मिलेंगी एसिडिक रेन से, एसिडिक रेन की वजह से। ठीक है, acid pollutants also occurs as dry particles and the gases which when washed from the ground by rain add to the acid in the rain to form a more corrosive solution. This is called the acid deposition. इसको हम acid deposition बोल देते हैं। तो एसिड रेन का समझ में आया होगा आपका। एसिड रेन होती क्या है, एक्चुअली क्या है कि जो हम फॉजल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं उससे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, ये प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड अदर हार्मफुल एसिडिक जैसे सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, जो फिर जैसे ही बारिश होती है तो ये पार्टिकल्स उसके साथ मिलकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं और यही आपकी एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एसिड रेन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये आपके जो इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं हार्मफुल गैसेस उनसे प्रोड्यूस हुए और इन्होंने वाटर के साथ क्या किया, रिएक्ट किया और सनलाइट की वजह से, और ये फिर एटमॉस्फेयर में आए H2SO4 की फॉर्म में, हाइड्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में। तो ये इन्होंने क्या किया, ये आपके एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस हुए और जब रेन होगी तो ये एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल हैं ये इस रेन ड्रॉप्स की वजह से फिर अर्थ पर आएंगे और यही जो रेन है दैट्स कॉल्ड द एसिड रेन। ठीक है, यानी कि ये जो रेन हो रही है ये एसिड रेन है। ठीक है, क्लियर हुआ। और ये जो वाटर्स यहाँ पर आप H2O देख रहे हैं ये कहाँ से आया बेटा, ये इवेपोराइजेशन जो हो रहा है वाटर का ये इससे आई है, जो नमी है हमारे सरफेस में उसके साथ ही क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हार्मफुल एसिडिक जो मटेरियल हैं या फिर पार्टिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। जब रेन होती है वो पार्टिकल्स फिर अर्थ पर वापस आते हैं उन रेन ड्रॉप्स के साथ और वो एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, और जब ये एसिड रेन आपकी तालाब में, नदियों में जाती है इसका वाटर डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाता है, एसिड लेवल को बढ़ा देता है, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, है ना। इफेक्ट्स क्या होते हैं अब इनको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। द एसिड रेन डिसॉल्व्स एंड वॉशेज अवे न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल विच आर नीडेड बाय प्लांट्स। मतलब एसिड रेन क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है या वॉश कर देती है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के जो जरूरी हैं प्लांट्स के लिए। It can also dissolve naturally occurring toxic substances like the aluminum, mercury, freezing to them pollute water or poison plants। मतलब ये उनको न्यूट्रिएंट को हटा तो रही है लेकिन कुछ डिसॉल्व भी कर रही है हार्मफुल चीजें। ठीक है, सब्सटेंसेस। वहीं पर एसिड रेन इनडायरेक्टली अफेक्ट प्लांट्स बाय रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। यानी कि वो रिमूव कर रही है न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में से जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। इट अफेक्ट द ट्रीज मोर डायरेक्टली बाय क्रिएटिंग द होल्स इन द वैक्सी कोटिंग ऑफ द लीव्स। यानी कि आपने देखा होगा जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों में छेद हो जाते हैं, तो ये सब कारण है एसिडिक रेन की। कॉजिंग द ब्राउन डेड स्पॉट्स विच अफेक्ट द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। और आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं उनमें ब्राउन कलर के डेथ मतलब ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता होगा पत्ती, जहां पर आपको दिखता होगा कि यहाँ से पत्ती खराब है, तो वो कहीं ना कहीं उसका खाना बनाने में जो कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मदद से लीव्स बनाती हैं वो इफेक्ट हो जाएगा। सच ट्रीज आर ऑल्सो मोर
वल्नरेबल टू इंसेक्ट द इन्फेक्शंस, और बहुत सारे इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। ड्रॉग आउट एंड द कोल्ड, स्प्रंस एंड फायर फॉरेस्ट एट द हायर elevations seems to be the most at the risk. Farm crops are less affected by the acid rain than the forest. यानी कि जो फार्मर की क्रॉप्स होती हैं, फसल्स होती हैं, वो कम इफेक्ट होती हैं कंपेयर टू द जो फॉरेस्ट होते हैं एसिड रेन से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये फिर से वही प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है एसिड रेन से, जिससे कि आप पिक्चर्स के माध्यम से जैसे जैसे बार बार पिक्चर आएगी तो आपको पता चलेगा। हमने यहाँ पर बात की कि फॉरेस्ट यानी कि पेड़ों पर क्यों इफेक्ट पड़ रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये इंडस्ट्री से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स जा रहे हैं, यहाँ पर इवेपोराइज्ड होकर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ ये मिलने के साथ जो बादल बने और बादलों से जो बारिश हुई ये एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गए। ठीक है, वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके। अब जैसे ही बारिश होगी तो ये आपके जो हार्मफुल एसिडिक पार्टिकल हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में आएंगे उस रेन के साथ, और जैसे ही ये ट्रीज पर पड़ेंगे तो ट्रीज किल्ड बाय द एसिड रेन। आप देख रहे होंगे पहले ट्री ऐसा था, इस पे बारिश हुई तो ये ट्रीज कुछ इस तरीके से हो गए हैं, यानी कि ये इफेक्ट हो गए हैं कंप्लीटली इस रेन की वजह से। तो यही एसिड रेन का इफेक्ट है किस पर, प्लांट्स पर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस पिक्चर की मदद से आप समझ गए होंगे वहां पर जो हमने पॉइंट पीछे डिस्कस किए थे। एसिड रेन दैट फॉल्स एंड फ्लो as groundwater to reach rivers, lake and the wetlands cause the water in them of become acidic। यानी कि जब ये वाटर रेन का किसमें, तालाब में, नदियों में जाता है तो उसके लेवल को, उस वाटर के लेवल को एसिडिक बना देता है। दिस इफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो भी प्लांट्स या एनिमल्स रह रहे हैं उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। आगे, एसिड रेन ऑल्सो हैज फार रीचिंग अफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ्स। वाइल्ड लाइफ पर भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एडवर्सली अफेक्टिंग वन स्पीसीज दैट द एंटायर फूड चेन इज डिस्टर्बिंग। क्योंकि एक स्पेसी को अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो कंप्लीट फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, अल्टीमेटली एंडाइजिंग द एंटायर इकोसिस्टम। एंडर्जिंग द एंटायर इकोसिस्टम, अल्टीमेटली अगर हम कहें तो पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। डिफरेंट एक्वेटिक स्पीसीज कैन टॉलरेट डिफरेंट लेवल ऑफ एसिडिटी है ना, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंट एक्वेटिक स्पीसीज टॉलरेट हो रही हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एसिडिक लेवल जो आपका वाटर में हो रहा है इंक्रीज। फॉर इंस्टेंट क्लैम्स एंड द माइलाइट्स have a high mortality when water has a pH value 6.0, while frogs can tolerate more acidic water, although with the decline in the supply of the myophiles. Frog pollutions may also decline. Land animals that are depend on aquatic organisms are also affected। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि एसिड रेन जो है वो वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर एक स्पेसी वहाँ पर अफेक्ट होगी तो पूरी फूड चेन इफेक्ट हो जाएगी। वहीं पर कुछ जो मतलब ह्यूमन बींग्स या फिर आप बात करें वाइल्ड लाइफ में जो लिविंग बींग्स हैं उनमें कुछ में पीएच वैल्यू यानी कि जो एसिडिक वैल्यू है वाटर की वो ज़्यादा सहन करने की क्षमता होती है, कुछ में कम होती है। ठीक है, उस वजह से आपका जो पूरा वाइल्ड लाइफ है वो अफेक्ट कर देती है एसिड रेन। एसिड रेन एंड ड्राई एसिड डिपोजिशन डैमेज द बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर सरफेस मेड ऑफ द स्टोन और मेटल। यानी एसिड रेन मतलब इस तरीके से लिविंग थिंग्स को तो अफेक्ट कर ही रही है, उसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करती है, जैसे वो डैमेज करती है बिल्डिंग्स को, ऑटोमोबाइल्स को जो स्टोन या मेटल की बनी होती हैं। द एसिड corrodes the materials causing the extensive damage and the ruinous historic buildings। जैसे कि आपने देखा ताजमहल का एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट द Parathon in the Greece and the Taj Mahal in the India has been affected by the acid rain। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ताजमहल का कलर जो है वो पहले प्योर वाइट था, अब उससे वो येलो कलर का हो रहा है, तो वो भी एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए
आगे बात कर लेते हैं, ये पेड़ों पर, प्लांट पर ही इफेक्ट बताया गया है एसिड रेन का। क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लीफ का जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो रहा है, और लीफ ही खत्म हो रही है तो प्लांट भी क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लांट की लीफ से ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि आपकी प्लांट की ग्रोथ होती है ना, वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें, ऑल्दो सरफेस वाटर polluted by the acid rain does not directly harm people, the toxic substances lodged from the soil can pollute water supply। यानी कि मतलब जो सरफेस वाटर पॉल्यूट हो रहा है एसिड रेन से, वो डायरेक्टली ह्यूमंस प्यूपिल्स को हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन जो ग्राउंड वाटर का लेवल एसिडिक फॉर्म में हो रहा है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। फिश कॉट इन दीज वाटर्स में बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। और वहीं पर अगर हम बात करें, जो सरफेस वाटर है जहाँ पर उस एक्वायर इकोसिस्टम में जो फिश रहती है, अगर उसको कोई कंज्यूम करता है, उसको कोई खाता है ह्यूमन बीइंग, तो उसकी भी लाइफ कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगी। फिर एसिड अलोंग विद द अदर केमिकल इन द एयर प्रोड्यूस अर्बन स्मोक विच कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और जिससे कि रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने की समस्याओं में, मतलब सांस लेने की समस्या हो सकती है, मेजर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा अभी, कि आप जो सरफेस वाटर एक्वारिक इकोसिस्टम एसिडिक हुआ है, उसमें जो फिश रहती हैं, अगर हम उसको खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगी। ऐसे ही वहाँ पर जो हमने लास्ट में पॉइंट वाइल्ड लाइफ को पढ़ा था, यहाँ पर डिस्कस किया गया था वाइल्ड लाइफ, तो इसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी जब कोई एक स्पेसीज भी वहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, तो उसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। जैसे लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में डैमेज लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बात करें, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग फॉर द बोथ एनिमल एंड द ह्यूमंस। एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो मेक्स द रिवर वाटर मोर एसिडिक, मेकिंग मैराइन लाइफ अनसस्टेनेबल। ठीक है, और वहीं पर अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, जैसे मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो डिसकलरिंग ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जैसे आप ताजमहल के कलर को ही देखते हैं, या फिर यहाँ पर एक आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसका कलर या फिर इसको डैमेज कर दिया है इस एसिडिक रेन ने, एसिड रेन के पार्टिकल्स ने। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एसिड रेन जो है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए। ठीक, तो ये कुछ मतलब मेरे कहने का मतलब, ये एक तरीके से मैं जो ड्राइंग वाली पिक्चर्स आपके हर उसमें लेकर आता हूँ टॉपिक से रिलेटेड, वो इसी वजह से लेकर आता हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी ड्राइंग की मदद से बनाना है ना। ये कोई साइंस ड्राइंग एकेडमी की एक पिक है जो मैंने गूगल से उठाई थी। यहाँ पर इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को अपनी ड्राइंग बनाकर, है ना। जैसे ये कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ से एमिट कर रहे हैं आप व्हीकल से, यहाँ पर नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं इन इंडस्ट्रीज से, फिर ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एसिडिक पार्टिकल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये रेन होती है तो ये एसिडिक पार्टिकल इनके साथ मिल जाते हैं रेन ड्रॉप्स के साथ, और ये जो हमारा इकोसिस्टम में जैसे ये ट्रीज यहाँ पर दिखाए गए हैं इनको अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन क्या है इसका। द बेस्ट वे टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड रेन इज टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग द लेस एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल इन द पावर प्लांट, व्हीकल्स एंड द इंडस्ट्रीज। मतलब कहने का सिंपल ये है, आप इसको पढ़ लेना पूरे, उसको मैं नोट्स में ये प्रोवाइड आपको कराऊंगा ही। मतलब कहने का ये है बेटा कि अगर आपको एसिड रेन को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को कम करना पड़ेगा। और ये किस वजह से हो रहा है, जो हम फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर प्लांट, व्हीकल्स और इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों से। इसको अगर हम कम कर दें देन वी कैन reduce the acid rain effect। ठीक है, if the pollutants have the already been formed by the burning of the fossil fuels, they can be prevented from the entering the atmosphere by using the scrubbers in the smokest in the industries, है ना। These sprays a mixture of water and limestone into the polluting gases, recapturing the sulfur।
ठीक है, तो ये मतलब समस्या हमारी जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, और जब ये रेन आपकी सॉइल पर भी गिरेगी तो ये कहीं ना कहीं उसके जो फर्टिलिटी है उसको भी कम कर देगी, है ना। ठीक है, चलिए, और उसके एसिडिक लेवल को बढ़ा देती है। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, फिर ये इसका मतलब एक लेयर हो जाएगी, फिर दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी, तो वहां पर आपकी ये ओजोन लेयर पाई जाती है ट्रेपोस्फेयर के ऊपर। ट्रेपोस्फेयर के ऊपर आपकी ये ओजोन लेयर पाई जाती है। अब इसी को हम बात करते हैं ओजोन। ओजोन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन ऑक्सीजन, यानी कि जो सनलाइट होती है उसका जब ऑक्सीजन पर एक्शन होता है, मतलब उसके साथ एक्शन होता है, तो तब आपका ओजोन प्रोड्यूस होती है। इट फॉर्म्स ए लेयर 20 to 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो लेयर बनती है, ये जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ये इस अर्थ सरफेस के 20 से 50 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। यहाँ पर 20 to 50 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस के ओजोन लेयर पाई जाती है। दिस एक्शन टेक्स प्लेस नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर बट इज वेरी स्लो। और ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली एटमॉस्फेयर में होता रहता है, लेकिन ये बहुत स्लो होता है। ओजोन इज हाईली पॉइजनिंग गैस विद ए स्ट्रॉन्ग ओडोर्स, यानी कि जो अगर हम ओजोन गैस की बात करें तो वो एक पॉइजन गैस है। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज 3 एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल, यानी कि ओजोन जो होता है वो एक तरीके से ऑक्सीजन पार्टिकल है जिसमें 3 ऑक्सीजन रहते हैं एक मॉलिक्यूल में। It is considered a pollutant at the ground level and contributes a health hazards by causing the respirating elements like the asthma and the bronchitis। यानी कि अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो ओजोन जो है वो एक हार्मफुल गैस की फॉर्म में है, जिससे कि कई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस लेने की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी इस गैस की वजह से, है ना। इट ऑल्सो कॉजेज द हार्म टू द vegetations and that leads to the deterioration of certain materials like the plastic and the rubbers. Ozone in the upper atmosphere, however, is vital to all the life as it protects the earth from the sun's harmful ultraviolet radiation। और वहीं पर जब ये ओजोन गैस जो है ये 20 से 50 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस से जब ये रिएक्ट करती है या सनलाइट्स के साथ एक्शन इसका होता है, तो एक ये ओजोन लेयर बनाती है, जो कि अब हमें हार्मफुल गैसेस जो रेडिएशन आ रही हैं सन से, उनसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। और उससे जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उनके रेडिएशन को रोकती हैं और प्रिवेंट करती हैं जो अर्थ के सरफेस पर लाइफ हैं उनको। ठीक है, उनकी लाइफ को। यहाँ पर पूरा सिनेरियो जानने की कोशिश करेंगे पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्रीज एंड द होम, जहाँ से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। सनलाइट ब्रेक डाउन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, उसको ब्रेक कर देते हैं, ये पार्टिकल आप देख रहे होंगे, और ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स डेस्ट्रॉय ओजोन, और वो फिर डेस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जैसे सनरेज हो गई, ये आपका ओ पार्टिकल है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया इसको, ओ इधर हो गया यहाँ पर, फिर ये ओ, और ये फिर जब ऑक्सीजन के साथ यानी कि मिला और इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, देन इट बिकम्स द O3, यानी कि ओजोन आपका यहाँ पर बन गया, ये फिर सिंपल यहाँ से O3। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। This layer in the atmosphere protect life on the earth from the dangerous UV radiation from the sun, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इन द 1970s साइंटिस्ट डिस्कवर दैट केमिकल कॉल्ड द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जिसको CFC बोला जाता है, विच वर यूज्ड एज द रेफ्रिजरेटर्स एंड द स्प्रेज, जो ठंडे स्प्रेज होते हैं, एंड पॉज्ड ए ट्रीट टू द ओजोन लेयर, और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, जिनसे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टेबल until they reach the stratosphere where ultraviolet radiation breaks them down to release the chlorine atoms।
the chlorine atoms react with the ozone molecules which break down into the oxygen molecules which do not absorb the ultraviolet radiation। यानी कि वो ब्रेक डाउन कर देती है क्लोरीन एटम्स में, और फिर वो जो ब्रेक डाउन हुआ उससे वो जो हार्मफुल यूवी रेज आ रही हैं उनको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। सिंस दे अर्लियर 1980 साइंटिस्ट डिटेक्ट ए थिकनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर अबव द अंटार्कटिका। और इसी वजह से 1980 में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था अंटार्कटिका पर एक ओजोन लेयर में छेद। दिस फिनोमिना इज नाउ बीइंग डिटेक्टेड इन अदर प्लेसेस एज वेल इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलिया। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं ना कहीं ओजोन का जो ओजोन लेयर है उसमें छिद्र देखने को मिला है। ऑल्दो द यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैज बीन रिड्यूस्ड एंड नाउ बैंड इन मोस्ट कंट्रीज। Other chemicals and industrial components such as the bromine, halocarbons and the nitrous oxide from the fertilizers may also attack the ozone layer। यानी कि अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी ओजोन लेयर को, उसको बैन कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ अदर केमिकल्स भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं जिस पर हमें सोचने की और उनको बैन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो क्या रहे, अफेक्ट ना हो, बनी रहे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए ये ओजोन लेयर डिप्लेशन की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन लेयर से क्या हो जाते हैं, रेडिएट होकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे अंटार्कटिका पे 1980 में एक छिद्र देखा गया तो उस छिद्र में से आपकी सीधी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और प्लैनेट यानी कि अर्थ की सरफेस पर आती हैं और वहाँ पर रहने वाली जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी की हम बात करेंगे। यहाँ पर डिप्लीशन की प्रोसेस थोड़ा सा जानेंगे, थ्योरेटिकली आपने वहाँ पर समझा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। CFC रिलीज होती है यहाँ से इंडस्ट्रीज से, होम्स में जो आपकी AC लगी होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स लगे होते हैं, और CFC राइज इनटू द ओजोन लेयर और वो ओजोन लेयर तक पहुँचती है। UV रिलीज क्लोरीन फ्रॉम द CFC। फिर जो UV रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जब वो छिद्र आपको देखने को वहां पर मिलेगा तो वो क्या करता है, जो क्लोरीन्स के पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पर रहते हैं। क्लोरीन डेस्ट्रॉय द ओजोन, और वो जो क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं वो उस ओजोन लेयर को डेस्ट्रॉय करते हैं, डिप्लीटेड ओजोन, और जिस वजह से जो ओजोन लेयर है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसकी जो विड्थ है वो कहीं ना कहीं डेस्ट्रॉय हो जाती है। मोर यूवी रेज यानी कि और ज़्यादा यूवी रेज फिर आती हैं, और जिससे कि मोर एंड मोर यूवी रेज आने से अर्थ सरफेस पर स्किन कैंसर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप ये यूवी रेडिएशंस पहले ओजोन लेयर से नहीं आ रहे, और अगर हम इसको रोक देते हैं तो देन ये जो ओजोन लेयर है ये आपकी सुरक्षित होगी। इधर आप देख रहे होंगे इस ओजोन लेयर में क्लोरीन आ गई है, और ये क्लोरीन इस ओजोन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिस वजह से यहाँ पर जो ये यूवी रेज हैं, यूवी रेडिएशन आपके अर्थ सरफेस पर आते हैं और जो स्किन कैंसर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम ओजोन में से यानी कि ओजोन इन CFC गैसेस का जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना बेटा, ये मिरर है एक तरीके से इसका, इस इमेज का, यानी कि यहाँ पर CFC गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको अगर हमने बैन कर दिया तो अब CFC प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं कर रही है हमारी ओजोन लेयर को, और जब ये इफेक्ट नहीं करेगी तो इस ओजोन लेयर में क्लोरीन के पार्टिकल्स नहीं आए, और क्लोरीन के पार्टिकल्स नहीं आए तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, रेडिएशन था, ये क्या हो गया, यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, और जब ब्लॉक कर दिया जाएगा तो हार्मफुल जो रेडिएशन था वो इफेक्ट नहीं करेगा स्किन को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका ओजोन का डिप्लीशन के बारे में आपने समझा, किस तरीके से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। आगे बात करें, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज सीन टू कॉज द इंक्रीज causes of skin cancer and the charterst. It also cause the damage of certain crops and the plankton, thus affecting natural food chain and food webs. और स्किन कैंसर के साथ साथ बहुत सारी क्रॉप्स या प्लैंकटॉन्स जो कि एक्वेटिक में आप प्लांट्स को देखते हैं उनको इफेक्ट करती है, जिस वजह से फूड चेन और फूड वेब भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। दिस इन टर्न causes an increase in the carbon dioxide due to the decrease in the vegetations. With the signing of the Montreal Protocol in 1987, यानी कि
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन किया गया था, ए ट्रीट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, वो एक ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए ही था। एंड द यूज ऑफ द सीएफसी गैस वाज बैंड बाय द ईयर 2000, और 2000 से आपकी सीएफसी गैसेस बैन कर दी गई। आफ्टर 2000 द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, और लगभग 50 साल तक अनुमान लगाया जा रहा है जो हमारे जो ओजोन लेयर थी वो जो डिस्ट्रॉय हुई थी वो कहीं ना कहीं इन 50 ईयर में रिकवर कर जाए। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लग रहा है बच्चों, उसके लिए आप लाइक जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर नहीं किया था तो चैनल को शेयर करें, और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ ओजोन लेयर की हमने अभी बात की है कि सीएफसी को बैन कर देंगे हम, तो वहां से क्या होगा कि जो आपकी ओजोन लेयर है, ओजोन की जो परत है वो अफेक्ट नहीं होगी, फिर आपकी सनलाइट में जो क्लोरीन के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, और फिर आपकी जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं उनको वो ब्लॉक कर देगा वहीं पर। ठीक है, तो ये आपको जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है, उसको कहीं ना कहीं बचा कर रखना है। अब इफेक्ट्स क्या हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट। जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसका क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट पर, उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे ओवर कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब पॉल्यूशन के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एमिट द वेस्टेज, यानी कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो ज़्यादा वेस्ट को प्रोड्यूस करेगी। अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट एंड द अदर पॉल्यूटेंट्स हैव ए निगेटिव इम्पैक्ट, जिस वजह से आपका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है एनवायरनमेंट में। डिस्टर्ब द नेचुरल इकोसिस्टम, और जिससे कि डिस्टर्ब हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वैसे वैसे रिसोर्सेज का जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी का ज़्यादा यूज होगा, जिससे कि और ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, और उस वजह से नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ अवर एनवायरनमेंट पर क्या है, जैसे जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में जनरेट होगा। मतलब अगर पहले किसी एक रीजन में 50 पीपल्स रहते थे, अब उसी रीजन में 100 पीपल्स हो गए हैं, तो वो पहले जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे थे वो 50 पीपल, अब वो बढ़ जाएगा, तो जनरेशन ऑफ वेस्ट ज़्यादा होगा। थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी और उससे बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, है ना। आगे बात करें तो स्ट्रेन ऑन फॉरेस्ट में स्ट्रेन होगा, है ना, यानी कि मैन हैज़ इस्टेब्लिश न्यू हाउसिंग, मतलब न्यू हाउस बनाने पड़ेंगे क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रही है, जिससे कि फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, है ना। अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कि शहरीकरण ज़्यादा होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी वैसे वैसे आपको शहरीकरण ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये आगे बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, है ना। तो इस वजह से भी आपका पॉपुलेशन का इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पर। और आप इन सारी चीज़ों के इफेक्ट समझ ही रहे हैं कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो रही हैं तो उससे क्या क्या समस्याएं हमें मिल रही हैं, है ना। लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा, है ना। जैसे मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी तो उसको खाने के लिए भी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो हमें फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें खाने का, है ना। और ट्रांसपोर्ट की समस्या भी हो जाएगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा कंजम्पशन होगा और वहाँ से हार्मफुल चीज़ें निकलेंगी, हार्मफुल गैसेज निकलेंगी, है ना। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जो पॉपुलेशन के ग्रोथ होने से देखने को मिलते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी आपने सारी चीज़ें ये पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आपको नोट्स एज इट इज़ ये PDF फॉर्म में मिलेंगे, आप इसको आराम से समझना पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जैसे जैसे बेटा देखो, आपको भी पता है अगर एक रीजन पे 50 पीपल्स रह रहे हैं और फिर उतने ही रीजन पर अब जो पीपल्स हैं वो 200 हो जाएं, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, उनको खाने की चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, है ना। और उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा चीज़ें चाहिए, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगी वहाँ की।
और फाइनली क्लाइमेट में चेंज आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब प्रोडक्शन हमें करना है, यानी कि अपनी मतलब ज़रूरतों के हिसाब से हमें इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा लगेंगी वहाँ पर। अब इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी तो आपको उनके इम्पैक्ट पता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ से जो इफेक्ट होगा आपका एनवायरनमेंट, है ना। अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन ऑन अवर एनवायरनमेंट। ऑटोमोबाइल्स के पॉल्यूशन से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, तो इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हीकल pollution is having a harmful impact on the human health। ह्यूमन हेल्थ पर कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। पॉल्यूटेंट फ्रॉम द व्हीकल्स कैन कॉज लंग कैंसर एंड द इन्फेक्शन। कहीं ना कहीं जो पॉल्यूटेंट्स हैं व्हीकल्स से जो निकल रहे हैं वो हमें लंग कैंसर या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर प्रॉपर एजुकेशन अबाउट द व्हीकल पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इट। और अगर आपको इन्हें कम करना है, इनसे बचना है, तो प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए व्हीकल पॉल्यूशन के बारे में। मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल शुड बी डन विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द व्हीकल्स पॉल्यूशन। आपने देखा होगा सड़कों पर जो बाइक गाड़ियां या फिर बसें चलती हैं, कुछ गाड़ियां या कुछ बसें कुछ बाइक ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो वो इसी वजह से निकलता है क्योंकि उसने अपनी व्हीकल को मेंटेन नहीं किया हुआ है, और जब मेंटेन नहीं किया हुआ है तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मेंटेनेंस भी हमें व्हीकल्स की रखना बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक कार्स एंड द बाइक्स आर ऑल्सो एन अल्टरनेटिव फॉर द व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करना, बाइक्स का यूज़ करना भी एक अल्टरनेट मतलब हमारे लिए क्या है, ऑप्शन है, जिससे कि हम व्हीकल्स के पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब व्हीकल पॉल्यूशन यानी कि जो हम ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हैं उनके पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हर फील्ड में, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में। तो हम उनको प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम कुछ सावधानियां बरत कर, कुछ अवेयर होकर इनके बारे में हम इसको कहीं ना कहीं कुछ कुछ अमाउंट में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्योंकि आप जब व्हीकल चलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस आपको देखने को मिलती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके हर तरीके से आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, VOC, हीट एंड सनलाइट जब मिलेगी तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो प्रोड्यूस होगा और उसको कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करेंगी ये सारी चीज़ें। अभी इन सब के बारे में हमने डीप में डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं ज़्यादा इस पे इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बात करें, लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ द पैडी स्ट्रॉ ऑन आवर एनवायरनमेंट। मतलब जो खेती से जो हम मतलब चीज़ें बर्न करते हैं उनसे क्या क्या समस्याएं हो रहे हैं। आप जैसे देखते होंगे ना कि जब पुराली जलाई जाती है दिल्ली NCR की तरफ, तो वहाँ पर उस समय प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको जलाने से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, मीथेन गैस हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। और ये इफ़ेक्ट क्या करती हैं, देखिए आप, सॉइल क्वालिटी को कम कर देती हैं, रेस्पिरेशन को बढ़ा देती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन डिसऑर्डर हो जाता है, और कार्नियोजेनिक जेनिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलेगी, और एक्सीडेंट्स ड्यू टू द स्मोक। ये सारी समस्याएं आपको इस वजह से देखने को मिलेंगी, जो ये फसल हम जलाते हैं इसके धुएं से ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं अपने एनवायरनमेंट में। और डीपली अगर हम इसकी बात करें, इम्पैक्ट ऑफ द CRP, तो क्लाइमेट पॉल्यूटेड होता है, स्मोक एंड हेज आता है ना, और ये एरेसोल्स एंड द पार्टिकुलेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, क्रोनिक हार्ट एंड द लंग्स डिसीज देखने को मिलती हैं, डिक्लाइन द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है, लॉसेस ऑफ द सॉइल बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सॉइल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट बाय दिस प्रोसेस, है ना। तो ये एक तरीके का हार्मफुल प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारे इकोसिस्टम को कंप्लीटली इफेक्ट कर रहा है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है और इसके बारे में भी हमें अवेयर होना है, जिससे कि हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं।
क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये आज का लेक्चर था हमारा। लेक्चर आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये यूनिट नंबर 4 जो थी एनवायरनमेंट की, ये हमने इस वन शूट वीडियो में कवर कर ली है। सभी टॉपिक्स को हमने पॉइंट टू पॉइंट समझा, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन सब पर हमने पॉइंट वाइज बात की। ठीक है, तो ये जो 5 से 6 टॉपिक्स थे हमने इसमें कवर अप कर लिए। अगर आपको कोई समस्या किसी टॉपिक में आती है तो आप जरूर बेहिचक यहाँ पर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर नहीं किया है तो अब एंड में आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए अब एक यूनिट आपकी बच जाती है, यूनिट नंबर 5, उसको भी हम वन शूट में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।